1980 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका अभी भी वियतनाम युद्ध की अपनी भूमिका को समझने में संघर्ष कर रहा था और उस प्रयास के हिस्से के रूप में हॉलीवुड ने इस संघर्ष को पृष्ठभूमि के रूप में लेकर कई फिल्में बनाई। उन्होंने युवा दर्शकों को समझने का अवसर दिया कि उनके पिता या बड़े भाई बहन दक्षिण पूर्व एशिया के जंगलों में ड्यूटी के दौरान क्या अनुभव कर रहे होंगे। 1987 की फुल मेटल जैकेट, जिसे महान निर्देशक स्टैनली क्यूब्रिक ने निर्देशित किया, इस अवधि की सबसे महत्वपूर्ण कृतियों में से एक थी। यह फिल्म दिखाती है कि साधारण युवा पुरुषों को युद्ध में इस्तेमाल होने वाले हथियारों में कैसे बदला जाता है और जब वे युद्ध के मैदान में पहुंचते हैं तो इसका उन पर क्या प्रभाव पड़ता है। फिल्म यूएस मरीन बूट कैंप से शुरू होती है और वियतनाम युद्ध के मैदान में बदल जाती है जब टेट आक्रमण होता है। मुख्य पात्र ह्यू शहर की सड़कों में लड़ते हैं। उस समय के अनेक युवाओं के लिए यह ह्यू के और वहां हुई लड़ाई के बारे में पहली बार सुनने और जानने का क्षण था। लेकिन 1977 की शुरुआत में इसकी सड़कों पर लड़ाई लड़े उन दिग्गजों के लिए इसका नाम उतना ही गहराई से अंकित है। उनकी यादों में जितना इवो जिमा या इंचोन का नाम पहले की पीढ़ियों के लिए था। इस एपिसोड में हम इस लड़ाई की उत्पत्ति पर नजर डालेंगे, कुछ प्रमुख घटनाओं का चार्ट बनाएंगे और इसके परिणामों पर चर्चा करेंगे। यह है ह्यू की लड़ाई की कहानी। वॉर्स ऑन फेड वर्ल्ड में स्वागत है। देखने के लिए धन्यवाद। ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया ने उत्तर वियतनामी समर्थित कम्युनिस्ट विद्रोह के खिलाफ दक्षिण वियतनामी के समर्थन को सलाहकार भूमिका से पूर्ण युद्ध मिशन तक बढ़ा दिया। अमेरिका ने उत्तर वियतनाम के लक्ष्यों पर बम वर्षण करते रहे। वियतनाम कॉन और उत्तर वियतनामी सैनिकों को हो ची मिन्ह ट्रेल से लाओस और कंबोडिया के माध्यम से दक्षिण वियतनाम में घुसने से रोकने की आशा में ऑपरेशन रोलिंग थंडर के अंतर्गत जमीन पर इस बीच अमेरिकी मित्र देशों के सैनिकों ने खुद को एक निर्दयी और चतुर दुश्मन के खिलाफ लड़ते हुए पाया, जो ग्रामीण इलाकों का इतना कुशलतापूर्वक उपयोग कर रहे थे कि मोर्चे की रेखाएं अक्सर अस्पष्ट थीं। अमेरिकी रणनीति इस समय कम्युनिस्ट बलों को हराने पर फोकस थी, बिना उत्तर के एक पूर्ण सैन्य अभियान चलाने में, जिसमें एक आक्रमण भी शामिल हो सकता था, जैसे कोरियाई प्रायद्वीप पर दशक पहले हुआ था। राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन की सरकार वॉशिंगटन में ऐसे वृद्ध से डर रही थी जो अमेरिकी जीवन और संसाधनों की लागत बढ़ाने के साथ साथ चीन और सोवियत संघ को भी लड़ाई में खींच सकती है, जिससे वैश्विक परमाणु संघर्ष संभावित हो सकता है। ऐसा उम्मीद किया जा रहा था कि युद्ध में सैन्य उपलब्धियों की श्रृंखला और उत्तर की सीमित बमबारी कम्युनिस्टों को युद्ध जारी रखने से निराश और वार्ता स्थल पर ले आ सकती है। हालांकि रोलिंग थंडर को बेकार प्रयास के रूप में आलोचना का सामना करना पड़ा, जो अक्सर दुश्मन के बुनियादी ढांचे पर हमलों से बचता था, जिससे दक्षिण में प्रभाव पड़ता। यह इसलिए था क्योंकि व्हाइट हाउस द्वारा लक्ष्यों का चयन किया गया था जो अक्सर प्रमुख स्थलों पर तैनात सोवियत सलाहकारों को अनजाने में मारने से बचते थे। उसी समय दक्षिण में युद्ध की प्रकृति के कारण सफल अमेरिकी अभियानों की संख्या कम थी। कम्युनिस्ट अक्सर बल में आने पर गायब हो जाते थे और इसके बजाय घातक हमलों और हिट एंड रन छापों का चयन करते थे, जानते हुए कि अमेरिकियों और उनकी भारी आग शक्ति से लड़ना आत्मघाती होगा। युद्ध की आलोचनाओं के बावजूद जनवरी 1960 में जॉनसन ने इन नीतियों को बनाए रखने में दृढ़ता दिखाई। पिछले वर्ष की सफलताओं से प्रेरित होकर जॉनसन और वियतनाम के वरिष्ठ कमांडर जनरल विलियम वेस्टमोरलैंड मानते थे कि अमेरिकी ताकत के वृद्धि के साथ कम्युनिस्टों को सामान्य क्षीणन द्वारा शांति वार्ता के लिए मजबूर किया जाएगा, अगर नहीं तो 1977 तक निश्चित रूप से। हालांकि हो ची मिन्ह और उनकी हनोई सरकार ने दक्षिण वियतनाम की स्थिति को बहुत अलग तरीके से देखा था। उन्होंने हाल ही में निर्वाचित सरकार गुएन वान लोक और उनके अमेरिकी समर्थकों के खिलाफ दक्षिण में विद्रोह तैयार होते देखा, क्योंकि पिछले दशक में देश में राजनीतिक अशांति बढ़ी थी। उन्होंने दक्षिण में एक बड़े आक्रमण की योजना बनाई जो अनेक अमेरिकियों को मारेगा, अमेरिकी वापसी की मांग उठाएगी, विद्रोह को बढ़ावा देगी, वान लोक सरकार की हार का कारण बनेगी और एकीकृत साम्यवादी वियतनाम की स्थापना करेगी। साम्यवादी जब बड़े आक्रमण की योजना बना रहे थे तो उन्हें समझ में आया कि तेजी से आगे बढ़ने और आश्चर्य करने की जरूरत है। इसलिए उन्होंने धोखे की नीति अपनाने का फैसला किया और उत्तरी वियतनाम की बमबारी रोकने के लिए कूटनीतिक प्रयास शुरू किए। जॉनसन खुश थे क्योंकि इससे उनकी धारणा की रोलिंग थंडर सफल हो रहा था मजबूत हुई।
इस प्रयास के हिस्से के रूप में वियतनामी नववर्ष, जिसे टेट के नाम से जाना जाता है, के लिए युद्ध विराम का विचार प्रस्तुत किया गया और फिर उस पर सहमति बनी, जबकि अमेरिका और दक्षिण वियतनामी सरकार इस बात से अनजान थे कि उन्हें धोखा दिया जा रहा है। हालांकि उन्हें हो ची मिन्ह ट्रेल के साथ पुरुषों और आपूर्ति की बड़ी आवाजाही की खुफिया जानकारी मिल रही थी। इस प्रकार हजारों दक्षिण वियतनामी सैनिकों को अपनी इकाइयां छोड़कर जश्न मनाने और घर लौटने की अनुमति दी गई, जिससे दक्षिण की रक्षा कमजोर हो गई। फिर 30 अप्रैल 1968 को सब कुछ बेकाबू हो गया। ह्यू शहर, जो उत्तर और दक्षिण वियतनाम के बीच केंद्रीय रूप से स्थित है, वियतनामी इतिहास में एक अद्वितीय स्थान रखता है। यह शहर 175 वर्षों तक वियतनाम की राजधानी रहा। फ्रांसीसी औपनिवेशिक काल की शुरुआत के बाद 1880 में और दूसरे विश्व युद्ध के जापानी कब्जे के दौरान भी सब कुछ बदल गया जब सम्राट बाओ दाई ने 1985 में स्वतंत्रता और विचारधाराओं के संघर्ष के बाद फ्रांसीसियों की वापसी पर सिंहासन त्याग दिया। जब वियतनाम विभाजित हुआ और फ्रांसीसियों को स्थायी रूप से वापस जाने पर बाध्य किया गया, तो हनोई और सैगोन की नई राजधानियों ने ह्यू के राजनीतिक स्थान को परिवर्तित कर दिया। दक्षिण वियतनाम में स्थित यह शहर अपने पेड़ों से घिरे बुलेवार्ड, बौद्ध मंदिर, राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, सिटाडेल नामक विशाल दीवारों वाले शहर और उसके भीतर के शाही महल के साथ वियतनामी सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व का केंद्र बना रहा है। ह्यू, जिसकी आबादी करीब 1.4 लाख थी, 1968 तक दक्षिण वियतनाम का तीसरा सबसे बड़ा शहर था। राष्ट्रीय राजमार्ग एक, जो मित्र देशों की सेनाओं के लिए प्रमुख भूमि आपूर्ति मार्ग था, असैन्यकृत क्षेत्र से 80.4 किलोमीटर दक्षिण में स्थित था, जो दोनों वियतनाम को अलग करता था, पर दोनों पक्षों ने इसके आसपास युद्ध संचालन में सहभागी होने में अनिच्छा दिखाई थी। इस प्रकार वियतनामी छुट्टी से पहले शहर की रक्षा अन्य प्रमुख शहरों के मुकाबले कम थी। जनवरी 1979 में वियतनाम गणराज्य की पहली सेना आर्विन डिवीजन ब्रिगेडियर जनरल एंगो क्वांग ट्रॉन्ग की कमान में शहर की रक्षा कर रही थी। उनका मुख्यालय किले के मंग परिसर में स्थित था। किला स्वयं एक प्रभावशाली किला था, जो 3 वर्ग मील में फैला हुआ था और आसानी से रक्षात्मक स्थिति वाले भूल भुलैया से भरा हुआ था, जिसे 30 फीट ऊंची और 90 फीट तक मोटी बाहरी दीवार द्वारा संरक्षित किया गया था। दीवार के विभिन्न हिस्सों में जापानी सेना द्वारा बनाई गई बंकर और सुरंगें थीं तथा किले के दक्षिणी भाग में एक वर्गाकार इंपीरियल पैलेस कंपाउंड था, जिसे 20 फीट ऊंची दीवार ने घेरा हुआ था और प्रत्येक ओर 731.52 मीटर की माप थी। शहर की 37,000 आबादी किले के भीतर और परफ्यूम नदी के उत्तर में रहती थी। बाकी लोग नदी के दक्षिण में आधुनिक क्षेत्र में रहते थे। ट्रुंग अमेरिकी सैनिकों द्वारा सम्मानित दक्षिण वियतनामी कमांडरों में से एक थे। हालांकि वह जनवरी 1960 में अन्य देशवासियों की तरह प्रभावित हुए थे। उनके अधिकांश डिवीजन को टेट उत्सवों के लिए छुट्टी दी गई थी और शेष बड़े अधिकांश राजमार्ग की सुरक्षा कर रहे थे। उनकी मुख्य ताकत शहर में हाकबाओ या ब्लैक पैंथर टोही कंपनी थी, जिसमें अच्छी प्रशिक्षण प्राप्त और प्रेरित स्वयंसेवक शामिल थे, जो राष्ट्रीय पुलिस के साथ सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखते थे। जनवरी 1960 में ह्यू में अमेरिकी सैन्य की एकमात्र उपस्थिति सैन्य सहायता कमान वियतनाम परिसर थी, जो आधुनिक क्षेत्र के पूर्वी किनारे पर गुएन होआंग पुल के दक्षिण में स्थित थी। परिसर में लगभग 200 अमेरिकी रहते थे। सेना और मरीन कॉर्प्स के सैनिकों के साथ ट्रुंग के डिवीजन के सलाहकार बने ऑस्ट्रेलियाई सेना के कई सैनिक। निकटतम अमेरिकी लड़ाकू बल्फुबाई मरीन बेस पर थे, जो दक्षिण में 12.78 किलोमीटर दूर था। यहां टास्क फोर्स एक्स रे, एक मरीन डिवीजन का अग्रिम मुख्यालय, 2 मरीन रेजिमेंटल मुख्यालय और 3 मरीन बटालियन शामिल थे। 8,000 कम्युनिस्ट सैनिक, अधिकांश एनवीए के सदस्य, अमेरिकी और दक्षिण वियतनामी बलों से मुकाबला करने के लिए सुसज्जित थे। इनमें चीनी और सोवियत आपूर्ति वाले AK-47 आरपीडी मशीन गन B-40 शामिल थे। रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड लॉन्चर, विभिन्न रॉकेट, मोर्टार और रिकॉयलेस राइफल। अंत में अत्यंत अनुभवी वियतकांग व VC गुरिल्ला शामिल हुए, जिन्होंने एनवीए की संख्या बढ़ाने के साथ ही महत्वपूर्ण स्थानीय अनुभव भी दिया।
कम्युनिस्टों की नेतृत्व अत्यधिक अनुभवी जनरल चान बांग क्वांग ने की, जिन्होंने 1954 की डिएन बिएन फू की निर्णायक लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और फ्रांसीसियों को दक्षिण पूर्व एशिया से खदेड़ा। योजना के अनुसार बड़े हिस्से को शहर पर हमला करने के लिए और एक छोटे बल को शहर के सभी भूमि मार्गों को ब्लॉक करने के लिए कहा गया, जिससे चोंग की सेना की पुनः आपूर्ति या बाधा रहित वापसी रोकी जा सके। उस उद्देश्य के लिए शहर को स्थानीय खुफिया जानकारी पर आधारित 4 सामरिक खंडों में विभाजित किया गया था। 1977 से पहले शहर की एक खुली नीति थी। वैन क्वांग ने मौसम की खराबी का फायदा उठाकर अमेरिकी हवाई हमलों से अपने बल की सुरक्षा की योजना बनाई, जो पिछले संघर्षों में निर्णायक थी। हमले में स्नैच दस्तों को शहर के उन लोगों की विस्तृत सूची दी गई थी जिन्हें क्रूर और प्रतिक्रियावादी तत्वों के रूप में चिह्नित किया गया था। इन लोगों को जंगल के हिरासत क्षेत्रों में उनके कथित अपराधों के लिए जवाबदेह ले जाया गया था। इस सूची में दक्षिण वियतनाम के सरकारी और सैन्य अधिकारी, सिविल सेवक, शिक्षक, स्थानीय पादरी और अन्य ऐसे लोग शामिल थे जो संभवतः कम्युनिस्ट पार्टी के आदर्शों का विरोध कर सकते थे। इस सूची में शहर के कई विदेशी नागरिक भी थे। टेट आक्रमण वियतनाम के भविष्य के लिए पूरे संघर्ष की सबसे खूनी लड़ाई देखेगा और इसमें कुछ कम्युनिस्टों के सबसे साहसी कदम भी शामिल होंगे, जिसमें साइगॉन में अमेरिकी दूतावास पर हमला करना भी शामिल है। फिर भी कम्युनिस्ट योजना के लिए महत्वपूर्ण आश्चर्य तत्व शुरू होने से पहले ही लगभग खो गया था। अमेरिकी सैन्य खुफिया ने टेट अवकाश से पहले बलों की एकत्रीकरण की जानकारी थी, लेकिन उन्होंने मान्यता दी कि वे सहमत युद्ध विराम के उपरांत ही प्रतिबद्ध होंगे। फिर भी यह स्वयं कम्युनिस्ट ही थे जिन्होंने दक्षिण की सेनाओं को अलर्ट कर दिया। एक अधिकृत कारक था कि उत्तर और दक्षिण वियतनाम ने विभिन्न कैलेंडर का उपयोग किया, जिससे कुछ कम्युनिस्ट इकाइयों ने समय से पहले हमला कर दिया। ह्यूमे, चोंग और अन्य कमांडर्स युद्ध विराम को तोड़ने की खबर से हैरान थे। शहर में हो रही कम लड़ाई को देखते हुए उन्हें ज्यादा चिंता नहीं थी, बल्कि उन्होंने महत्वपूर्ण राजमार्ग की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित किया, जबकि ब्लैक पैंथर्स ने ताई लोक हवाई पट्टी के चारों ओर रक्षा की। उन्हें अपने शहर के मौजूदा खतरे का पता नहीं था। सैकड़ों वियतकांग सैनिक जश्न मनाने वालों के ढल में सड़कों पर अपनी स्थिति ले रहे थे। 30 जनवरी को 03:40 पर चोंग की आशा कि वही बचेगा शहर पर रॉकेट और मोर्टार की बरसात से टूट गई। उसी समय चोंग के डिवीजन के सदस्यों के रूप में छिपे 4 एनवीए सैनिक किले के पश्चिमी द्वार के पास पहुंचे और अनजान गार्डों को मारने के बाद एमवीए के 6ठे रेजिमेंट की लहरों को शहर के प्राचीन क्षेत्र में घुसने के लिए द्वार खोल दिए। चोंग और ब्लैक पैंथर्स ने जल्दी ही अपनी स्थिति को घिरा हुआ पाया और इसे पहचानते हुए उन्होंने अपने सैनिकों को हवाई अड्डे से मुख्यालय में वापस आने का आदेश दिया, ताकि वे शत्रु के सामने अपने रक्षात्मक प्रयासों को मजबूत कर सकें। यह एक लगातार गोलीबारी की यात्रा थी, लेकिन वे अंत में वहां पहुंच गए। सुबह तक चोंग का मुख्यालय किले का एकमात्र हिस्सा था जो कम्युनिस्ट ध्वज के अधीन नहीं था, जो अब प्राचीन शहर पर गर्व से लहर रहा था। परफ्यूम नदी के दक्षिणी किनारे पर हालात थोड़े बेहतर थे। मैकवी परिसर पर सटीक हमला हुआ और कई रक्षकों ने खुद को हथियारों के लिए संघर्ष करते हुए पाया, जिसका उपयोग वे कम्युनिस्ट सैनिकों को खदेड़ने के लिए कर सकते थे। तीव्र रक्षात्मक आग और हमलावर बलों के बीच कम समन्वय के कारण परिसर सुबह तक जीवित रहा, जिससे कुआंग को अपने सैनिकों की स्थिति मजबूत करने और रक्षकों की घेराबंदी का आदेश देना पड़ा। वहीं फुबाई में मरीन की समस्याएं थीं और संचार बाधित होने से उन्हें ह्यू में होने वाली स्थिति का केवल क्षणिक ध्यान था। मरीन लैंडिंग क्राफ्ट के रैंप के विनाश के बाद शहर में नदी यातायात बंद होने का ज्ञान था। चोंग ने कब्जे के किले के बाहर सैनिकों से संपर्क किया और उन्हें पुराने क्षेत्र में प्रवेश करने और मुख्यालय तक पहुंचने के लिए लड़ने का आदेश दिया। बख्तरबंद घुड़सवार सैनिकों ने भारी लड़ाई के बावजूद दोपहर तक परिसर में प्रवेश कर लिया, लेकिन उसकी कीमत 40 मृत और उससे 2 गुने घायल होने में चुकानी पड़ी। चोंग और ह्यू में लड़ रहे अमेरिकी सैनिकों को तब झटका लगा जब उन्हें बताया गया कि शहर की तोपखाने और हवाई शक्ति पर प्रतिबंध लगाया गया है। ये किले का ऐतिहासिक महत्व था। एनवीए और वियतकांग सैनिक प्राचीन मूर्तियों और इमारतों को होने वाले नुकसान की परवाह किए बिना सभी उपलब्ध हथियारों का उपयोग कर रहे थे। फुबाई में अमेरिकी मरीन ने माचवी परिसर पर छोटे कम्युनिस्ट बल के सामना करने के लिए राहत बल भेजने की योजना बनाई,
लेकिन खुफिया जानकारी अधूरी थी। इसीलिए केवल कंपनी ए, पहली बटालियन, पहले मरीन को ट्रकों में लादकर हाईवे 1 पर भेजा गया। 4 M-34 टैंक समेत उन्होंने फू कैम नहर पार किया। लक्ष्य से थोड़ी दूरी पर भारी गोलीबारी का सामना करना पड़ा। दुश्मन की ताकत महत्वपूर्ण थी और इसलिए एक अतिरिक्त राहत बल को अधिक टैंकों के साथ कंपनी ए की सहायता और माचवी परिसर पर आगे बढ़ने के लिए भेजा गया। वे परिसर में 15-15 पर पहुंचे, परंतु 10 मरीन मारे और 30 घायल हुए। अब लक्ष्य था चोंग को आराम देना। लेफ्टिनेंट कर्नल मार्कस ग्रेवल की अगुवाई में राहत बल ने सैन्य सहायता कमान वियतनाम टीम और दक्षिण वियतनामी सेना के साथ मिलकर गुएन हुआंग पुल पार किया, जबकि M-48 ने दक्षिणी तट पर आग समर्थन दिया। टैंकों के समर्थन में भी पुल पार करना घातक था, क्योंकि मरीनों को गोलीबारी से जूझना पड़ा। एक छोटे बल ने पुल पार करने में सफलता प्राप्त की, लेकिन ग्रेवल ने कार्य की बढ़ाई को समझते हुए अपने कम संख्याधारी आदमियों से पुल के पार वापस लौटने का आदेश दिया। पुल पर लड़ाई 2 दिन चली, जब तक एनवीए सैपर टीम ने इसे नष्ट नहीं कर दिया, ताकि कोई अमेरिकी मरीन इसे पार न कर सके। अगली सुबह यह स्पष्ट हो गया कि यह संक्षिप्त लड़ाई नहीं होगी, क्योंकि किले में कम्युनिस्ट अपनी स्थिति सुनिश्चित कर रहे थे और चोंग और उनके आदमियों ने घेराबंदी जारी रखी थी। आगे की योजना में निर्णय लिया गया है कि दक्षिण वियतनामी बल किले को साफ करने और अमेरिकी मरीन कर्नल स्टैनली ह्यूजेस के निर्देशन में आधुनिक क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने पर ध्यान दिया जाएगा। पहले काम में शहर के कम्युनिस्टों की आपूर्ति की धारा को रोकना होगा। 2 फरवरी को 1st एयर कैवेलरी डिवीजन की 3री ब्रिगेड ने शहर के उत्तर और पश्चिम में शक्तिशाली रूप से लैंड किया, ताकि किले की सेना को अलग किया जा सके, जबकि आगामी दिनों में अमेरिकी बलों ने कई स्वीप एंड क्लियर ऑपरेशनों को झांत या संदिग्ध आपूर्ति मार्गों पर चलाया। हालांकि कम्युनिस्ट सैनिकों को हटाने में असफलता रही और ह्यू के पश्चिम में जंगल में 1 सप्ताह से अधिक के लिए घोर युद्ध हुआ। फिर भी इन कार्रवाइयों ने कम्युनिस्ट आपूर्ति श्रृंखला को धीमा करने में सफल रहे। वहीं मौसम के नाटकीय मोड़ के कारण शहर के लिए मरीन की लड़ाई बाधित हो गई। भारी बारिश और तेज हवाओं ने चलना मुश्किल कर दिया। इमारतों या छतों पर छिपे स्नाइपर्स की तलाश तो दूर की बात। 2 फरवरी को ह्यूजेस ने सैन्य सहायता कमान वियतनाम परिसर में अपना नया कमांड पोस्ट स्थापित किया। वहीं ग्रेवल और उनकी टीम ने पहले नजदीकी संचार पोस्ट को राहत दी और फिर विश्वविद्यालय के लिए लड़ाई शुरू की। उनका मुख्य ध्यान शहर में स्नैच स्क्वाड द्वारा पकड़े नहीं जा सके अमेरिकी नागरिकों की सुरक्षा पर था। ह्यूजेस ने ग्रेवल को पश्चिमी आपूर्ति मार्गों की सुरक्षा के लिए आदेश दिया, जबकि अतिरिक्त मरीन और सेना की इकाइयां कम्युनिस्ट सैनिकों से सड़कों को साफ करने की कठिनाई में थीं। उनका मंचन स्थल विश्वविद्यालय परिसर था। एक पूर्व NFL खिलाड़ी और कोरियाई युद्ध के अनुभवी बिग अर्नी के नाम से जाने जाते लेफ्टिनेंट कर्नल अर्नेस्ट चीथम जूनियर ने अपने मरीनों के साथ फू कैम नहर के पश्चिमी किनारे को ग्रेवल से जोड़कर उत्तर की ओर ट्रेजरी बिल्डिंग की ओर मार्च किया। हालांकि प्रगति बहुत धीमी थी और वह 5 फरवरी की सुबह तक अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए। अगले सप्ताह मरीन ने शहर के आधुनिक क्षेत्र में लड़ाई जारी रखी। यह 14 फरवरी तक चली, जब तक युद्ध वीसी की सफाई अभियानों पर सीमित हो गई, जिसमें आम जनता का भागने का प्रयास शामिल था। इस क्षेत्र में लड़ाई जारी है, पर आधुनिक क्षेत्र की जंग अमेरिका ने जीत ली। हालांकि किले पर नदी के उस पार अभी भी साम्यवादी झंडा लहर रहा था। 2 फरवरी को चोंग ने ताय लोक हवाई अड्डे को फिर से कब्जा करने में सफलता पाई, पर इस लड़ाई की कीमत भारी पड़ी। अमेरिकी मरीन की अतिरिक्त सेना के बावजूद चोंग ने कोई सफल हमला नहीं किया। इससे मरीन को 11 फरवरी से चोंग की सेना का समर्थन करने के लिए अपने कुछ लोगों को भेजने के लिए प्रेरित किया, शुरू में हेलीकॉप्टर द्वारा और फिर नदी के पार लैंडिंग क्राफ्ट द्वारा, जिसमें कुछ M-34 टैंक भी थे। मरीन को इंपीरियल पैलेस की ओर बढ़ते समय भारी बारिश और दुश्मन की गोलीबारी का सामना करना पड़ा। मोटे दीवारें और संकरे रास्ते कम्युनिस्ट रक्षकों के पक्ष में थे। चाहे जो हो, गढ़ की लड़ाई आधुनिक क्षेत्र से अधिक क्रूर थी। कम्युनिस्टों की पुनः आपूर्ति और सुदृढ़ीकरण को काटने की कोशिश मात्र आंशिक रूप से सफल हुई, लेकिन मरीन और चोंग के लिए भाग्यशाली रूप से भारी आग्नेयास्त्रों पर प्रतिबंध हटा दिए गए थे। लड़ाई के बढ़ते जाने पर युद्ध की रेखाएं लगातार बदली।
14 फरवरी को एक अमेरिकी मरीन रेडियो ऑपरेटर ने एनवीए प्रसारण का पता लगाया जिसमें पश्चिमी द्वार से सुदृढ़ीकरण की जानकारी थी। अमेरिकी तोपखाने ने बलों पर हमला कर दिया जिससे वे युद्ध प्रभावित नहीं कर सके। आने वाले दिनों में अमेरिकी और दक्षिण वियतनामी इस पश्चिमी क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए लड़े और 21 फरवरी को तीव्र सड़क लड़ाई के बाद इसे सुरक्षित कर लिया। शेष एमवीए और वियतकांग अब अंततः समर्थन छोड़ चुके थे। महल के चारों ओर दक्षिण पश्चिम कोने में फंसे धीरे धीरे मरीन और चियांग की सेनाओं के हाथों मरने की ओर बढ़ रहे थे। मरीन किले की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे, इसीलिए राजनीतिक कारणों से दक्षिण वियतनामी सैनिकों को महल पर पुनः कब्जा करने का निर्णय लिया गया। कठिन प्रतिरोध के बावजूद कम्युनिस्ट सिर्फ समय बीता रहे थे और 24 फरवरी को दक्षिण वियतनामी झंडा किले पर फिर से लहराया गया। अंतिम एमवीए और वियतकांग सैनिक जिन्हें पहले से नहीं मारा गया या पकड़ा गया था, जनसंख्या या जंगल में लाओस की तरफ गुम हो गए, हो ची मिन्ह ट्रेल पर वापस जाने का निराशाजनक प्रयास कर रहे थे ताकि लड़ाई को जारी रख सकें। 2 मार्च 1959 को वॉशिंगटन और सैगोन ने इस लड़ाई को एक जीत के रूप में घोषित किया। उस समय फू क्वाय की लड़ाई वियतनाम संघर्ष की सबसे लंबी एकल पैदल सेना की लड़ाई थी। आर्विन में 350 और यूएस मरीन कॉर्प्स में 157 आदमी मारे गए, परंतु 5000 से अधिक कम्युनिस्ट सैनिक मारे गए। हालांकि आने वाले हफ्तों में लड़ाई की मौतों का वास्तविक मापदंड सामूहिक कब्रों की खोज से बेहतर तरीके से स्पष्ट हुआ, जिनमें शहर में इकट्ठा किए गए लोगों के शव थे, जो एक नरसंहार के समान था। समय के साथ मौतों की संख्या बढ़ती घटती रही है, क्योंकि इतिहासकार यह निर्धारित करने में बहस कर रहे हैं कि कौन सी मौतें हत्याकांड के कारण और कौन सी लड़ाई की आकस्मिक क्षति के कारण हुई। लेकिन अधिकांश प्रकाशित आंकड़े 4000 मृत्युओं के आसपास हैं, हालांकि उच्च और निम्न संख्याएं भी उल्लेख की जाती हैं। गवाहों की रिपोर्टों में कम्युनिस्ट सैनिकों द्वारा हत्या और हिंसा के उन्माद का वर्णन किया गया है, जो उनकी सूची में नामों तक सीमित नहीं था। उनका पूरा परिवार एक साथ मारा गया। ह्यू के बाद टेट आक्रमण जारी रहा और वियतनाम युद्ध की कुछ सबसे क्रूर लड़ाइयों की पृष्ठभूमि प्रदान करेगा। अंत में अमेरिकी बलों ने बढ़त प्राप्त की और दक्षिण में अपेक्षित विद्रोह नहीं हुआ, जिससे लड़ाई चलती रही। फिर भी अपनी रणनीतिक विफलता के बावजूद साम्यवादी हमला ने अमेरिका में सैनिकों की वापसी की मांग को बढ़ा दिया। अगले वर्ष वियतनाम में अमेरिकी सैनिकों की संख्या को कम किया जा रहा था, क्योंकि राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने युद्ध के वियतनामीकरण की नीति अपनाई थी, जिसका मकसद दक्षिण वियतनामी सेना को स्वतंत्र युद्ध संचालन के लिए सक्षम बनाना था। विभिन्न कारणों से यह नीति असफल हुई और 1925 में वियतनाम को साम्यवादी ध्वज के तहत एकीकृत कर दिया गया।